जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम लेजेंड्स एकेडमी में, जिसमें हमने आपका जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स है चैप्टर उसको कंप्लीट कर लिया था एकदम डिटेल में एनसीईआरटी की बुक से। ठीक है, जो आप सब जानते हो बेस रहता है। और आप अगर जेई मेंस एडवांस या किसी की भी तैयारी कर रहे होंगे तो आपसे टीचर एक ही बात कहेगा, कहीं का भी टीचर हो ना, आप जेई लेवल की कोचिंग करो वहाँ, या आपका स्कूल के टीचर हो या आपके कोचिंग के टीचर हो, एक ही बात कहेंगे कि जो एनसीईआरटी है उसको आप बेस बना के चलो, उसको एक बार अच्छे से पढ़ो। ठीक है, स्वयं से पढ़ो, कोई पढ़ाए तो उससे पढ़ो। ठीक है, अब आप खुद पढ़ोगे है ना, अपना जो सेल्फ स्टडी करोगे उसमें कहीं दिक्कत क्या आती है। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, जैसे आप पहली बार क्लास 12th में पहली बार गए हो भाई, बार बार तो जाओगे नहीं, तो उसमें पहला चैप्टर जो था इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, वो आप पहली बार में पढ़ोगे, हर चीज नहीं समझ में आएगी। तो आप क्या करोगे कि या तो कोचिंग करोगे या कुछ करोगे, तो वो लोग भी पूरा आपको एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाएंगे। इसलिए मैंने ये सीरीज चालू की जिसमें हम एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन डिकोड करते हैं और एक एक चीज समझते हैं। कोई कठिन वर्ड आता है या कठिन कॉन्सेप्ट आता है तो उसको हम लोग आखिरी तक ले जाते हैं और उसे पूरा कंप्लीट करते हैं। तो इसी के साथ आपको क्या करना है, जो जो आ गया चैनल को सब्सक्राइब कर दें ऐसे और वीडियोस के लिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे, आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करके जाना है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। और अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसको स्कैन कर लेना। ठीक है, अब सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखो क्या कहा है। इंट्रोडक्शन बहुत लोग एनसीईआरटी का छोड़ देते हैं, लेकिन वो आपको कुछ समझाना चाहता है, तो आपको इंट्रोडक्शन कभी भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, अब आप लोग जो 12th में वो कभी 6 और 8th में भी रहे होंगे तो देखो क्या कर रहा है। मतलब आप क्लास 11th में भी रहे होंगे तो देखो 11th में क्या करा। इन चैप्टर 6 एंड 8 क्लास 11 द नोशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी वॉज इंट्रोड्यूस्ड। हम लोगों ने जाना एक पोटेंशियल एनर्जी नाम की भी चीज़ होती है, वो हम लोगों ने जाना। ठीक है, व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स डज वर्क इन टेकिंग अ बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट अगेंस्ट अ फोर्स लाइक इन स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या होता है जब वर्क डन होता है एक्सटर्नल फोर्स की वजह से, और वो बॉडी अगेंस्ट किसके वर्क करती है, अगेंस्ट अ फोर्स। ठीक है, जैसे हम लोग ने स्प्रिंग फोर्स में पढ़ी थी और आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स में पढ़ी थी, ये चीज़ हमने पढ़ी थी ना। दैट वर्क गेट स्टोर्ड, एक मिनट, दैट वर्क गेट स्टोर्ड एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी। तो ये जो एनर्जी होती है ये बॉडी के अंदर एज अ पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, स्टोर हो जाती है। ठीक है, आपको इतनी चीजें पता होंगी। when the external force is removed the body moves गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी। जैसे आपकी ये फोर्स रिमूव होगी तो बॉडी मूव करती है, गेन करती है क्या, आपकी काइनेटिक एनर्जी, एंड लूज करती है इक्वल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कोई रुकी हुई बॉडी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, लेकिन क्या होती है जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो आपका सम होता है। टोटल एनर्जी जो होती है इसको मैकेनिकल एनर्जी कहेंगे, मेनली मैकेनिकल एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी जैसे जैसे कम होगी, जाहिर सी बात है, नॉर्मल सी बात है कि आपकी क्या बढ़ेगी, लॉजिक की बात है कि आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, अब इसमें लिखा हुआ भी देखो, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कंजर्व्ड। दोनों का जो सम होता है हमेशा कंजर्व्ड होता है। ठीक है ना, बढ़ेगा ना घटेगा। फोर्सेस ऑफ दिस काइंड आर कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो ये जो फोर्सेस होती हैं जो पोटेंशियल एनर्जी देती है उनको हम लोग कैसी फोर्सेस कहते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। याद रखना, स्प्रिंग फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स आर एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक, यहां तक क्लियर है सबको। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। इसके आगे उन्होंने कहा है कूलोम्ब फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्ज इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स है। अब कह रहे ये जो चीज़ है ये सरप्राइजिंग भी नहीं है, क्यों, अभी देखना। ठीक है, कूलोम्ब फोर्स भी हमारी कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है। और ये देख के आपको सरप्राइज नहीं होना, क्यों, सिंस बोथ हैव इनवर्स स्क्वायर और डिपेंडेंस। भाई देखो जो सारी फोर्सेस है, जो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है और कूलोम्ब फोर्स है, इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती हैं, अपॉन में आर स्क्वायर ना, इसका मतलब ऑन डिस्टेंस एंड डिफर मेनली इन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। डिफर भी करती है भाई मेनली इन द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, कांस्टेंट में भी डिफर करती है, बस ये है। द मासेज इन द ग्रेविटेशनल लॉ आर रिप्लेस्ड बाय चार्ज इन कूलम्ब्स लॉ, दस लाइक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। भाई ये लगभग थोड़ा बहुत सेम है आपका। ठीक है, तो इससे आप एक चीज कर सकते हो, जैसे आपने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी वैसे ही आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी आप डिफाइन कर सकते हो। अभी हम लोग आगे करेंगे भी। ठीक है, और उसके लिए हमको एक प्यारी सी चीज जिसको कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कंसीडर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड ई ड्यू टू सम चार्ज कंफर्मेशन फर्स्ट फॉर सिंप्लिसिटी कंसीडर द फील्ड ड्यू टू अ चार्ज क्यू रिप्लेस्ड एट आ ओरिजिन। ठीक है, हमको कंसीडर करना है एक इलेक्ट्रिक फील्ड इज, है ना, जो चार्ज क्यू की वजह से है, जो चार्ज कहाँ, ओरिजिन पे रखा हुआ है। ठीक है, जिसको हम बेस मानते हैं उसको हमेशा ओरिजिन पे रखते हैं। नाउ इमेजिन दैट वी ब्रिंग अ टेस्ट चार्ज क्यू फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट पी अगेंस्ट द रिपल्सिव फोर्स ऑन इट ड्यू टू चार्ज क्यू विद रेफरेंस
इन फिगर, ये आप फिगर देख सकते हो यहाँ पर बना हुआ, ठीक है। ये हमने चार्ज क्यू लिख दिया, ये हमारा पूरा क्या कहते हैं, ये आपका मेन चार्ज होगा, और यहाँ पर जहाँ पर फोर्स एग्जर्ट कर रही है ये आपका कौन सा होगा, ये आपका टेस्ट चार्ज होगा, ठीक है। तो लिखा हुआ है इसमें, दिस विल हैपन इफ क्यू एंड क्यू आर बोथ पॉजिटिव और निगेटिव फॉर डिफिनेटनेस लेट अस टेक क्यू एंड क्यू दोनों को पॉजिटिव ले लिया, तो आप जानते हो पॉजिटिव पॉजिटिव आप पिस्टन में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। टू रिमार्क मे बी मेड द हेयर, फर्स्ट वी एज्यूम दैट द टेस्ट चार्ज क्यू इज आल्सो इज सो स्मॉल दैट इज डर नॉट डिस्टर्ब ओरिजिन ऑफ कन्फिग्रेशन, ओरिजिनल कन्फिग्रेशन मतलब समझे भाई, बड़े वाले क्यू को हमने सच में उसकी फील्ड बहुत ज़्यादा रखा है क्योंकि आपस में डिस्टर्बेंस ना हो, जो हमारी कन्फिग्रेशन बन चुकी है एक बार उसको हम लोग डिस्टर्ब ना करें, जिससे कैलकुलेशन हमारी सही आए, रियल है, ठीक है। अब इसके आगे देखो क्या कहा इन्होंने, इसके आगे आपसे कह दिया है, ठीक है, ओरिजिन कन्फिग्रेशन ना, नेमली द चार्ज क्यू एट ओरिजिन वी कीप क्यू फिक्स बाय अनस्पेसिफाइड, मतलब कह रहे वी कीप क्यू फिक्स एट द ओरिजिन बाय सम अनस्पेसिफाइड फोर्सेस, ठीक है। सेकंड, स्पेसिफाइड उनकी जरूरत बिना, आप समझो बस क्यू फिक्स है, कैसे फिक्स है अभी ध्यान रख दो। सेकंड, इन ब्रिंगिंग द चार्ज क्यू फ्रॉम आर टू पी वी अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, अगर हम देखो अच्छे समझना यहाँ पर, अगर हम भाई आर से पी में किसको क्यू को ला रहे तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगी होगी, तो उस फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्स कहेंगे, क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। इसमें लिखा भी हुआ है वी अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स जस्ट इनफ टू काउंटर द रिपल्सिव इलेक्ट्रिक फोर्स, कह रहे बस इतनी सी करना है कि बस वो जो रिपल्सिव फोर्स है उसको काउंटर कर दे, समझो बस थोड़ी सी ज़्यादा, थोड़ी सी ना, अब मतलब समझ लो पॉइंट भर ज़्यादा करना है, कि ऐसा करना है कि जो है चार्ज जो है उसकी गति तो हो लेकिन उसमें एक्सेलरेशन ना हो, समझ रहे हो, इसको कहते हैं नॉन एक्सेलरेशन ना हो, बस इतना समझना भी, ठीक है, या फिर यूनिफॉर्म मोशन कह सकते हो। दिस मीन्स देयर इज नो नेट फोर्स ऑन देखो लिखा भी आगे वही चीज, और एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज क्यू व्हेन इट इज ब्रॉट फ्रॉम आर टू पी। अब जिसने वो हमारे जो क्या कहते हैं व्हाइट बोर्ड में लेक्चर्स होते हैं उसमें ऐसा सेम कॉन्सेप्ट आया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो मैंने कहा था जो मास है उसको इतनी धीरे धीरे चलाओ कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो जीरो रहे, यानी कि उसकी स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म रहे। ये चीज क्लियर है ना, जो 11th में बच्चे जिन्होंने अगर देखा होगा तो उन्हें ये बात पता होगी, ठीक है। और किसी को अगर डाउट है तो वो देख भी सकता है, वैसे सब कुछ यहाँ बता दिया है। दैट इज इट इज ब्रॉड विथ इन्फिनाइटली स्लो कॉन्स्टेंट स्पीड, ठीक है, मतलब बहुत इन्फिनाइटली बहुत स्लो स्पीड करना, ठीक है, इतना क्लियर है। इन दिस सिचुएशन वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज द निगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फोर्स। अभी कह रहे जो वर्क डन कर रहा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है वो निगेटिव है वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स। अब ऐसा क्यों है भाई, फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, न्यूटन का थर्ड लॉ याद है, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। इक्वल फोर्स है, ठीक है, अपोजिट फोर्स है उनको कैसे दर्शाओगे, उनको हम दिखा तो सकते नहीं है, क्या कहते हैं न्यूमेरिकली या फिर मैथमेटिकली, तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको फोर्स अगर दो रखोगे उनके बीच में माइनस का साइन लगा दो। अब माइनस का साइन क्या करता है, वो जो आपकी क्या कहते हैं जो फोर्सेस है उनकी डायरेक्शन बताएगा, अगर एक ईस्ट में है तो दूसरी वेस्ट में है, अगर पॉजिटिव हमने ईस्ट को मान लिया है तो निगेटिव वेस्ट को मानो, ये आप अपनी सहूलियत के अपने जो आपको अच्छा लगे उस हिसाब से आप मान सकते हो, ठीक है। जैसे हमने बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, जो नॉर्थ होता है उसको पॉजिटिव मान लेते हैं, जो साउथ होता है उसको निगेटिव मान लेते हैं, ठीक, आपको ये याद रखना है, कुछ भी नहीं। जब मैग्नेट और इलेक्ट्रिक फील्ड के सवाल मिक्स होकर आएंगे तो नॉर्थ को ज्यादातर पॉजिटिव मानेंगे और साउथ को ज्यादातर निगेटिव मानेंगे, ठीक, और इसका उल्टा भी कर सकते हैं, कोई चीज फिक्स नहीं है कभी भी, ठीक है। जो चीज हम अपनी तरफ से मानते हैं आर्बिट्रेरी जिसको कहते हैं ना, उसको हम लोग अपने हिसाब से चेंज करते रहते हैं, जैसे मैथ में होता है, ठीक है। अब इसमें लिखा हुआ है एंड गेट्स फुल्ली स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज क्यू, ठीक है। अब ये लिखा हुआ है ऑफ द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स एंड गेट्स फुल्ली स्टोर्ड, अब जो फोर्स है ये फुल्ली स्टोर हो जाएगी एज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द जो वर्क हुआ है, ठीक है। इफ द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड ऑन रीचिंग पी द इलेक्ट्रिक फोर्स विल टेक द चार्ज अवे फ्रॉम क्यू, अगर हमने ये हटा दी एक्सटर्नल फोर्स तो जो आपकी वो है इलेक्ट्रिक फोर्स वो विल टेक अवे चार्ज जो है आपका वो अवे कर देगी किससे, क्यू से। द स्टोर्ड एनर्जी एट पी यूज टू प्रोवाइड काइनेटिक एनर्जी, तो स्टोर्ड एनर्जी वो हमेशा किसके लिए यूज होगी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये तो समझ रहे हो ना भाई, अगर पोटेंशियल एनर्जी होगी क्योंकि दोनों को मिला के मैकेनिकल एनर्जी मिलती है, पोटेंशियल एनर्जी का यूज करके ही हम लोग काइनेटिक एनर्जी पाते हैं। अब अगर इसको समझना हो तो ऐसे समझो, मान लो आपने 5-6 दिन से कुछ खाया नहीं, ठीक है, और उसके बाद आपसे कोई कह दे कि रनिंग करो जाके, यानी कि काइनेटिक एनर्जी निकालो, किस फॉर्म में, हीट फॉर्म में, तो आप नहीं कर पाओगे, क्यों, क्योंकि आपके अंदर जो है वो आपकी कौन सी एनर्जी, आपके अंदर जो है आपकी एनर्जी जो है वो बिल्कुल भी नहीं रह पाएगी।
तो देखो यहाँ पर वही चीज़ आपकी लिखी हुई है, ठीक है। दस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम आर टू पी। तो ये आप कैसे निकालोगे? अच्छा, जो वर्क है उसका फॉर्मूला सबको आता है कि नहीं? वर्क का फॉर्मूला आपका होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस, होता है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो यहाँ पर देखो फोर्स जो है क्यू एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लेंगे अकाउंट में, ठीक है, समझना अच्छे से। और आर से पी निकाल लें। अगर किसी को इसमें दिक्कत है, 1 सेकेंड, किसी को इसमें दिक्कत हो तो आप देखोगे आर से हमको, आर से पी के लिए वर्क निकालना है, ठीक हमने, समझ रहे हो आप। अब देखो जो एक्सटर्नल फोर्स है वो आपकी कैसी है, वो तो ऐसे, अब देखो जो आपकी वो कुलॉम वाली फोर्स होगी तो दूर भेजने वाली ऐसी है, और एक्सटर्नल फोर्स इस तरफ है, ठीक है। तो जो वर्क डन हमारा होगा वो आप देखोगे इस फॉर्मूले से होगा, यानी कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। और माइनस क्यों लगा है? माइनस साइन आप समझ रहे हो किसके लिए दिखा रहा है कि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के वर्क है, ठीक है। जो वर्क डन हुआ है, वर्क डन इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स एंड गेट स्टोर एज अ पोटेंशियल एनर्जी। ये लाइन पढ़ी है ना, ये लाइन। एट एवरी, अब देखो ऊपर देखेंगे, at every point in electric field a particle with charge q possesses certain electrostatic potential energy. This work done increases its potential energy by an amount equal to potential energy difference between points r and p. समझो क्या लिखा है? At every point in electric field a particle with charge q possesses a certain electrostatic potential energy. अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पार्टिकल है तो वो हमेशा क्या आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी रखेगा। दिस वर्क डन इंक्रीज इट्स पोटेंशियल एनर्जी बाय एन अमाउंट ऑफ इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स। मतलब ये जो है ये आपका गैप के साथ ही बढ़ता रहेगा जितनी एनर्जी हो। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी इस पॉइंट में ज़्यादा एनर्जी हो, किसी दूसरे, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्ट्रांग होगी, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है वहां पर पोटेंशियल एनर्जी कमजोर होगी। अभी ऐसा क्यों, इसका फॉर्मूला भी है, आराम से देखना, ठीक है। पहले तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा भाई, पी पे कितनी एनर्जी है और आर पे कितनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस यही होगा, यूपी माइनस यू आर, ठीक है, यूपी माइनस यू आर। चलो, note here that this displacement is an opposite sense of electric force and hence work done by electric field is negative। तो आपका जो ये होगा क्या कहते हैं, जो वर्क डन है आरपी वो हमेशा आपका निगेटिव होगा, ठीक है। therefore we can define electric potential difference between 2 points as work required to be done by an external force in moving without accelerating charge q from one point to another for electric field of any arbitrary charge configuration। two important comments may be made at this stage, ठीक है। ये चीज समझे कि नहीं? वी कैन डिफाइंड, देखो ये वाली लाइन ना, वी कैन डिफाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट एज द, अब इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, वर्क डन टू बी डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। वर्क डन कितना हुआ है ना, एक चार्ज को 1 पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने के लिए। अब इसमें एक कैच होगा, जो 11th के बच्चे अच्छे से 11th पढ़े वो जानते होंगे, एक पॉइंट को हम लोग मान लेते हैं इन्फिनिटी और दूसरे पॉइंट को हम लोग जहां पर हमें लेके आना है, तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस डिफाइंड है, उससे हम लोग डिफाइन क्या कर देंगे, पोटेंशियल एनर्जी। ये देखो ये थोड़ा सा एज्यूमिंग वाला मेथड है, एक्चुअल में जो है वो आपका है क्या, वो आपका पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड, पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही डिफाइंड है। लेकिन जब एक जगह की हमने जीरो मान ली है तो जो निकल रही है वो दूसरे जगह की निकल रही है, और एक तरह का कोई मतलब ही नहीं है एक तरफ का, तो दूसरे तरफ जैसे मान लो 2 रास्ते हैं और कह दिया जाए कि एक रास्ते में तो जाना पॉसिबल ही नहीं, तो बचा क्या, दूसरा रास्ता। वैसे ही ये है कि 2 रास्तों में से हमको दोनों रास्तों के बीच का मामला निकालना है, लेकिन एक रास्ता बेकार है तो हमें दूसरे रास्ते की तरफ ही जाना है। इसलिए पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस को ही हम लोग एज अ पोटेंशियल एनर्जी आगे बोलेंगे, तो आप कंफ्यूज मत होना, इसके लिए बता दीजिए कि वो है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ही। एक चीज और है, देखो चाहे फिजिक्स हो या साइंस हो, उसमें जो है आपकी पोटेंशियल एनर्जी कभी एज अ डिफाइंड ही नहीं हुई है। पोटेंशियल एनर्जी जो है कभी, कुछ चीजें ऐसी जो डिफाइंड नहीं हुई है, जैसे ब्लैक बॉडी है वो आज तक डिफाइंड नहीं है, ठीक है, समझना अच्छे से, वो एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि वो आइडियल सिचुएशन आ जाती है। चलो अब आगे देखें। अब इसमें लिखा है द रिजिड साइड डिपेंड्स, द राइट साइड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द चार्ज। राइट साइड जो है आपकी ना, ये चीज, ये जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन है इसके ऊपर, एक मिनट, ये कह रहे हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है, तो पता ही है भाई, क्यों कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स होती है वो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड होती है, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरी चीज आपसे क्या कह रहे हैं, डिफाइंड इक्वेशन 2.2, डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस इन टर्म ऑफ फिजिकली मीनिंगफुल क्वांटिटी वर्क, है ना, क्वांटिटी वर्क क्लियरली पोटेंशियल एनर्जी सो डिफाइंड इज अनडिटरमाइंड विद इन एडिटिव कांस्टेंट। व्हाट दिस मीन इज दैट एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट फिजिकली सिग्निफिकेंट।
इट इज़ ओनली द डिफरेंस। भाई जो एक्चुअल वैल्यू सिग्निफिकेंट ही नहीं, हमेशा डिफरेंस निकालते हैं। आप ये बस याद रखना, हमेशा जो होता है पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस होता है, ठीक है। यहाँ पर वही वैल्यू लिखी हुई है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है ये देखते हैं हम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ना जो जो पढ़ा जाएगा, ठीक है। कंसीडर एनी जनरल स्टैटिक चार्ज कन्फिग्रेशन, वी डिफाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ टेस्ट चार्ज q in terms of work done on a charge q. This work is obviously proportional to q since the force at any point is qe. भाई अगर कहीं किसी पॉइंट पे चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है तो उसका फॉर्मूला हो जाता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में लग रही है। वेयर ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट ड्यू टू गिवन चार्ज कन्फिग्रेशन, it is therefore convenient to divide the work by the amount of charge q so that is resulting quantity is independent of q, ठीक है। हमको जो वर्क डन है वो हमको अच्छे से डिफाइन कर देना है, ठीक है। वर्क बाय द अमाउंट ऑफ चार्ज q है ना, जिससे वो रिजल्टिंग क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट हो जाए आपकी q के, ठीक है, मतलब उसके ऊपर डिपेंड ना करें। इन अदर वर्ड्स वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। मतलब किसी चार्ज के ऊपर वर्क हो रहा है, वो मेनली जो कैरेक्टरिस्टिक होती है वो किसकी होती है, वो किस इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। दिस लेट्स टू द आइडिया ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V, इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, V ड्यू टू गिवन चार्ज कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। तो अब इसके आगे आपका आगे ये लिखा है वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो ये वर्क डन जो होता है आपका वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट आर टू पॉइंट पी, ठीक है, वो हमें निकालना होगा। वो आप सब जानते हो यूपी माइनस यू आर था, ठीक है। उसी के अपॉन में अगर हम एनर्जी के अपॉन में कर देते हैं आपका चार्ज, ठीक है, तो वो आपकी हो जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का अपॉन में चार्ज करोगे तो आपकी क्या आएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल केवल, ठीक है, या फिर नॉर्मल पोटेंशियल। वेयर वी यहाँ क्या लिखा हुआ है, वेयर Vp and Vr are the electrostatic potential and PR, एक मिनट, एंड P एंड R आर रिस्पेक्टिवली ना, वो तो उनकी वही है ना, एट P एंड R। जो आपकी Vp एंड Vr वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है अलग अलग पॉइंट पे P और R पे। बिफोर ना, एज बिफोर दैट इज नॉट एक्चुअल वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बट द पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी आपकी क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब ये R जो है इसको अगर हम मान ले आपका ये इन्फिनिटी पे है तो आप समझ रहे हो ना सिस्टम क्या बनेगा। दैट इज फिजिकली सिग्निफिकेंट, इट इज एज बिफोर वी चूज द पोटेंशियल टू बी जीरो एट इन्फिनिटी। देखो वही बात आ गई, इन्फिनिटी का जो पोटेंशियल है या फिर पोटेंशियल एनर्जी है उसको हम लोग जीरो मानेंगे, ठीक है, समझ लो, बस इसी से काम होगा। वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिक पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। देखो ये डिफिनीशन लिखी हुई है, वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ यूनिक पॉजिटिव चार्ज, है ना, फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट। उस किसी पॉइंट में इन्फिनिटी से हम किसी पॉइंट मिला रहे हैं, वही आपका क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। अब यहाँ नीचे फॉर्मूला ही लिखा होगा, ठीक है। फॉर्मूला अगर वो फॉर्मूला ये है, देख लो, अगर किसी को नॉर्मल फॉर्मूला देखना तो ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, V इक्वल टू वर्क डन अपॉन आपका चार्ज, ठीक है। अभी हमने इन्फिनिटी पे जीरो मान लिया तो किसी एट पॉइंट पे होती तो एट आ पॉइंट, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ उसके रिलेटेड बातें लिखी हुई हैं। इन अदर वर्ड द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इन अ रीजन विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। भाई जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसकी डिफिनीशन है द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये आपको याद रखना, ठीक है। चलो अब इसमें क्या लिखा हुआ है, The qualifying remark made earlier regard potential energy is also applied to the definition of potential. To obtain the work done per unit test charge, we should take an infinitesimal test charge del q. del q बहुत छोटा चार्ज है, ठीक है। obtain the work done del, ये वर्क निकालना, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, वही चीज़ दोबारा रिपीट करके बता रहे हैं, इसमें कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो ये आ गया पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ चार्ज, ठीक है, ये अभी आगे अब आएगा ना। कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज q एट एन ओरिजिन, ठीक है, फॉर डिफिनिटर्स टेक q टू बी पॉजिटिव, ठीक है। वी विश टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एट पॉइंट p। अब ये चार्ज से p डिस्टेंस पे हमको पॉइंट p पे हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल, जिस पोजीशन वेक्टर r मान लिया, ठीक, ये सब चीज़ें इतनी की है। उसके बाद जब हम सॉल्व करेंगे तो वर्क डन निकाला, यहाँ पर वर्क डन का फॉर्मूला आप जो जानते हो, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर फोर्स का वो एक फॉर्मूला लगाया है, एक मिनट,
Q1 Q2/r²। ये आर की डिस्टेंस ये आपकी यहाँ पर रहेगी, ठीक है, जितनी भी है ये आर की डिस्टेंस होगी इस पॉइंट से, ठीक है। क्यू आपका एक क्यू होगा, एक आपका ये स्मॉल क्यू होगा। ये तो समझ में आ रही है ना सबको बात, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक लाना है ना पॉइंट एक, कि जब सॉल्व किया आपका ये जो जब इसकी वैल्यू पूरी सॉल्व किया आपकी, तो जो आंसर आया है वो देख लो। जब ये पूरा सॉल्व किया तो आपका आंसर ये आया Q/4πε0r, ठीक है। अब ये जो Q4πε0 है ये वैल्यू कैसे आई है तो आप देख ही रहो, पूरा इंटीग्रेशन लगा के आई है, ठीक है। वर्क डन का पहले तो फॉर्मूला लिखा है। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एट सम इंटरमीडिएट पॉइंट ऑन द पाथ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो अब यहाँ पर कोई कंफ्यूज ना हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? K/Q1 Q2/r², ठीक है। इन्होंने कहा है जो दूसरा चार्ज है उसको हम 1 मान लें। अगर हमने उसको 1 मान लिया है तो 1 की वैल्यू तो 1 होती है, और 1 का किसी से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगी। तो यहाँ पर एक क्यूब दिखे बार बार तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। पहली बार कोई भी देखेगा कंफ्यूज हो जाएगा। तो एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने यूनिटी मान लिया ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 मान लिया। ये फिर हमने इंटीग्रेशन लगा के इतना सॉल्व किया, ठीक है। अब उसके बाद लास्ट में वैल्यू ये आ गई, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करोगे आप यहाँ पर तो वैल्यू ये देखो आप 1/4πε0 ये आपकी क्या है? के। अगर देखा जाए तो ये क्या है आपकी के, फिर ये क्या है आपकी Q/r। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको क्या मिल गया? सभी को समझ में आ रहा है KQ/r, ठीक है। एक फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का था KQ/r², ठीक है ना। तो अब एक चीज़ बताओ, इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है जो कि अभी आगे आएगा, बिल्कुल, ठीक है। चलो आगे ही देख लेते हैं, ठीक है। वैसे आप लोग रिलेशन बना चुके होगे अब तक। ये थोड़ा सा ग्राफ देख लेना, ठीक है। ये ऐसा ग्राफ बनता है, ये वहाँ पर डायरेक्शन होगी और यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी है ना। एक 1/r की तरह वेरीज करता है जो कि हमारा पोटेंशियल है, एक 1/r² की तरह वेरीज करता है। तो दोनों के आप ग्राफ आराम से देख सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, नॉर्मल सा है, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब पोटेंशियल हमने पहले पढ़ा था ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए, ठीक है। सबको याद होगा 2kp/r³ और 2kp/r³ और kp/r³ ना, एक्सियल के लिए और किसके लिए आपका, और आपका इक्वेटोरियल के लिए। वही चीज़ यहाँ पर भी होगी। यहाँ पर एक पोटेंशियल जीरो होगा, और वो क्यों जीरो होगा वो भी आगे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो पोटेंशियल कैसे निकाला, यहाँ पर सीधा देख ही लेते ना। तो भाई देखो एक आपका ले लिया, किसके लिए लाया? यूनिट चार्ज के लिए ना, डाइपोल के लिए। डाइपोल क्या होता है कोई भूला तो नहीं? अभी हमने जो फर्स्ट चैप्टर किया था उसमें बताया था भाई, एक पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होगा, दोनों की वैल्यू इक्वल होगी, दोनों के बीच में डिस्टेंस जो होगी वो 2a होगी या फिर 2l, अलग अलग जगह लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने सॉल्व किया है वैल्यू, यहाँ पर वैल्यू इन्होंने सॉल्व किया है, ठीक है। नॉर्मल सी वैल्यू यहाँ पर पूरी इनकी सॉल्व हुई है, ठीक है। अब देखो वेयर r1 एंड r2 आर द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम p, है ना, एंड Q क्या है? ये आपके क्या है? चार्ज है, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करोगे, यहाँ पर लास्ट तक पूरा सॉल्व हुआ है, तो ये वैल्यू जो आपकी आ जाएगी, ये आपकी ये वैल्यू आई है, ठीक है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ डाइपोल इज गिवन बाई, ये आपकी वैल्यू आई है इसकी, ठीक है। अब देखो ये जो वैल्यू आई, अभी समझना, ये जो वैल्यू आई है ये आपके एक्सिस के लिए आई है, ठीक है। एक्सिस के लिए, एक्सिस मतलब इसे मान लो ये डाइपोल है तो यहीं पर ना इसी लाइन में, और जो इक्वेटोरियल होगा वो आपका होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो ये जो है आपकी कैसी आई है? जीरो आई है। अब एक चीज़ समझना, ये जीरो क्यों आती है भाई? देखो क्योंकि यहाँ से और यहाँ से डिस्टेंस हो जाती है बराबर। अब डिस्टेंस बराबर हो जाती है, बाकी पूरी वैल्यू सेम होगी, तो टोटल वैल्यू जो होती है प्लस और माइनस का चार्ज तो होता ही सेम है, टोटल वैल्यू मिलकर हो जाती है जीरो। तो जो हमारा इक्वेटोरियल में कोई पूछे पोटेंशियल डिफरेंस तो वो जीरो है, और अगर कोई पूछ दे आपका एक्सिस में तो वो आपका हो जाएगा जो वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है Kp/r², ठीक है। आप याद रखना Kp/r², सभी को याद रहना चाहिए ना। अच्छा एक चीज़ देख लो, वहाँ पर r³ था, यहाँ r² है, तो तुम इतना समझ सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक कम r कर दो, पोटेंशियल तो आने वाला है, ठीक। आसान बात है। चलो इसमें कुछ पॉइंट भी लिखे हुए हैं ना, जैसे ये पॉइंट क्या लिखा है? द पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन आर बट आल्सो ऑन द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर, ठीक है भाई। वो आर के ऊपर नहीं, एंगल जो है पोजीशन वेक्टर के बीच में उसमें भी डिपेंड करता है। किसी ने ये चीज़ अगर मिस कर दी हो तो ये देख लो, यहाँ पर ये जो है पोजीशन वेक्टर के बीच में ना, ये जो पोजीशन वेक्टर के बीच में इसमें क्या एंगल है, ये चीज़ इसके ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी सिंपल मैथ है तो सॉल्व ही कर लोगे ना। सिंपल मैथ लगाया है, ये जो ये आपका पाइथागोरस यहाँ पर, ये सिंपल सी आपकी क्या
वेक्टर थ्योरम लगा दी सिंपल सी, ठीक है। अब इसमें देखो दूसरी चीज क्या लिखी हुई है, द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियली फॉल्स ऑफ एट अ लार्ज डिस्टेंस एज 1/r², नॉट एज 1/r कैरेक्टराइज्ड पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल चार्ज। यू कैन रिफर टू फिगर 2.4 ग्राफ 1/r², ठीक है। द इलेक्ट्रिक डाइपोल पोटेंशियल फॉल्स ऑफ एट लार्ज डिस्टेंस एज 1/r², ठीक है, नॉट एज 1/r, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो है वो ज़्यादा तेज से गिरता है डिस्टेंस के साथ। अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करो, डाइपोल वाला जल्दी तेज गिरता है, क्यों? क्योंकि डिस्टेंस के साथ उसका इनवर्स वाला रिश्ता थोड़ा सा ज़्यादा है, बस, ठीक है। अभी आपका क्या आ गया, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज। अब भाई देखो ये जो पहला चैप्टर देख चुके हैं उसको उनको बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी जिसको जानना है तो सिंपल सी चीज़ है, कह दिया गया है कि आपको 3 चार्ज दिए गए हैं, ठीक है। 3 चार्ज में से Q1 Q2 Q3। आप कहेंगे जो Q1 है उसके ऊपर कितना पोटेंशियल है Q2 और Q3 की वजह से। तो आपको ऐसा ट्रीट करना है, जब Q1 Q2 की बात करो, ठीक है, जब Q1 के ऊपर Q2 की फोर्स लगाओ तो Q3 गायब। अब जब Q1 के ऊपर Q3 की फोर्स लगाओगे तो Q2 गायब। तो ऐसे ही आपको लगाना, इसी को सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। इसमें वेक्टर वेक्टर होता नहीं पोटेंशियल में, तो आराम से नॉर्मली आपको जोड़ देना है। ये देखो यहाँ पर वैसे जोड़ा हुआ है, ठीक है। अब Q1 की वजह से, P की वजह से, मतलब जो P के ऊपर जो 1 की वजह से, 2 की वजह से, 3 की वजह से, यही चल लिखा हुआ है, ठीक है। ये तो आप समझ रहे हो ना। ठीक है। अब P में अलग अलग, अच्छा इसमें देखो P मान लिया गया, तो P में अलग अलग की वजह से अलग अलग होंगे, ठीक है, पोटेंशियल। ये आप सभी को याद रखना है। अब ये आ गया आपका, ये भी अच्छी चीज़ है, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस क्या होती है ना, ये भी आप लोग देख लो। देखो बहुत आसान चीज़ है, एक मिनट। इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस में आपका लिखा हुआ है, an equipotential surface is a surface with a constant value of potential at all point on the surface. For a single charge q, the potential is given by 1/4 pi epsilon naught upon q upon r, ठीक है। 1 अपॉन, जैसे आपका लिखा हुआ वैसे इसको q अपॉन r कह सकते हो, ठीक है। अब देखो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस थोड़ा फिगर से समझ लो। मान लो ये आपका, एक मिनट आ जाओ, ये है ना, तो इसमें भाई जो है पॉइंट में आपका पूरा जो है आपका पोटेंशियल सेम रहेगा, बस ये सिंपल सी चीज़ है। किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना। एक हमने सरफेस बना दी स्क्वायर की या फिर सर्कल की, किसी की भी हो सकती, तो सरफेस में जो होगा हर जगह आपका इक्वी पोटेंशियल सरफेस सेम, यानी कि हर जगह सरफेस, उस सरफेस में जो आपका पोटेंशियल सेम होगा। अगर कोई पूछ दे इक्वी पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, 0, क्यों ऐसे पूछेगा, देखो एक मिनट बनाकर पूछ दे VA माइनस वी, इसी ना कितना होगा, तो VA माइनस VB 0 होगा, क्यों? क्योंकि इक्वी पोटेंशियल सरफेस में पोटेंशियल जो है वो आपका चेंज नहीं होता, ठीक है। ये तो सबको बात क्लियर है ना इतनी, ठीक है। अब इसके बाद लिखा हुआ है, दिस दिस शोज दैट द V इज कांस्टेंट इफ R कांस्टेंट, द इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ सिंगल पॉइंट चार्ज आर कंडक्ट का कॉन्स्टेंट स्पेरिकल सरफेस सेंटर्ड एट द सेंटर, ठीक है। तो जैसे जैसे R बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल सरफेस चेंज होगा, नहीं तो नहीं चेंज होगा, ठीक है। नाउ एक मिनट, नाउ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स फॉर अ सिंगल चार्ज Q आर रेडियल स्टार्टिंग फ्रॉम और एंडिंग एट द चार्ज डिपेंडिंग ऑन वेदर Q इज पॉजिटिव और नेगेटिव। क्लियरली द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड वो आपकी हमेशा जो है नॉर्मल रहेगी, किसके? आपके इक्विपोटेंशियल सरफेस के, ठीक है। पासिंग थ्रू दैट पॉइंट दिस इज ट्रू इन जनरल फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन। इक्विपोटेंशियल सरफेस through a point is normal to the electric field at that point. The proof of this statement is simple. If the field were not normal to the equipotential surfaces, it would have non-zero component along the surface, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है, the proof of this statement is simple. If the field were not normal to the equipotential surfaces, it would have non-zero component along the surface. अगर भाई देखो, अगर परपेंडिकुलर नहीं होगी, किसी एंगल में होगी, तो उसके जो सरफेस में जो कंपोनेंट होंगे वो नॉन जीरो होंगे, और नॉन जीरो होंगे तो पूरा सिस्टम ही हिला देंगे, इसलिए हमेशा परपेंडिकुलर हो, ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, इट वुड हैव नॉन जीरो, ठीक है। टू मूव अ यूनिट टेस्ट चार्ज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फील्ड, वर्क वुड हैव टू बी डन।
अगर है ना अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड ना, वर्क जो डन होगा अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फील्ड, हमको वर्क डन करना पड़ेगा। बट दिस इज इन द कॉन्ट्रडिक्शन टू द डेफिनेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी पॉइंट ऑन द सर्फेस। ठीक है, अब देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, अगर वर्क डन करना है हमको एक चार्ज को उधर करने के लिए तो वर्क डन करना पड़ेगा, लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्शन भी बनाएगा डेफिनेशन का। ठीक है, इसमें इसीलिए इस डेफिनेशन का कॉन्ट्रडिक्शन बना रहा, क्यों? क्योंकि एक इक्विपोटेंशियल सरफेस में इक्विपोटेंशियल सरफेस में कभी भी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा। इक्विपोटेंशियल का मतलब है हर जगह का पोटेंशियल 5 है तो 5 ही रहेगा। अब 5 - 5 तो 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो डिफरेंस कितना है? 0। तो डिफरेंस मतलब कुछ भी नहीं। ठीक है, द इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट देयरफॉर बी नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस एट एवरी पॉइंट। इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस ऑफर एन अल्टरनेटिव विजुअल पिक्चर इन एडिशन टू द पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड द कॉन्फ़िगरेशन। देखो यहाँ पर बना के वो दिखाया है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो कैसे जा रही है, ये बना हुआ है ना फिगर ऐसे से, तो उसमें ये जो है इन्होंने कैसा एज रेक्टेंगल बना दिया, ये एज रेक्टेंगल बना दिया। ठीक है, तो आप समझ सकते हो डायरेक्शन के साथ इक्विपोटेंशियल सरफेस चेंज होती रहेंगी। ठीक है, अब फॉर अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द एक्स एक्सिस द इक्विपोटेंशियल सरफेस आर प्लेन्स आर नॉर्मल टू द एक्स एक्सिस। ये भी वैसे बनाया हुआ है। ठीक है, इसमें भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं। रिलेशन बिटवीन, देखो रिलेशन आ गया। रिलेशन क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इसमें, ये हम पहले आपको बता चुके हैं। ये रिलेशन जो होगा ये आपका ई इक्वल टू वी अपॉन आर होगा। और ये कैसे हुआ था देख लो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये ई के लिए है। ठीक है, और उसके लिए क्या है, के क्यू अपॉन आर, ये वी के लिए है। तो इन दोनों में क्या है, अगर हम वी जो है वी को आर से समझो, अच्छे समझना, के क्यू अपन यहाँ पर आ रहे तो एक आर से डिवाइड कर देंगे तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा, ये वी के लिए था। लेकिन अब मल्टीप्लाई करा दिया तो आपका के क्यू अपन आर स्क्वायर हो गया। तो वही ये रिलेशन है, इसको आप वी इक्वल टू ई आर भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों चीज़ें। अब इसमें कुछ लाइनें लिखी हुई देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन द डायरेक्शन इन विच द पोटेंशियल डिक्रीजेस स्टीपेस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड उस डायरेक्शन में होगा जहाँ पर धीरे धीरे पोटेंशियल डिक्रीज होगा। ठीक है, जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड के करीब जाते जाओगे, जहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, पोटेंशियल आपका कम होता जाएगा। इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस एट दैट पॉइंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इट्स मैग्नीट्यूड इज गिवन बाई द चेंज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में ना, वे पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। कितना आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना इक्विपोटेंशियल सरफेस से ना एट दैट पॉइंट, वहां से आप क्या बताओगे, इनका जो मैग्नीट्यूड है यानी कि वैल्यू है बताओगे। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, भाई पोटेंशियल एनर्जी बताने की किसी को कोई ज़रूरत है, बहुत आसान चीज़ है। वर्क डन अपॉन चार्ज क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज क्या था, समझना अच्छे से। वर्क डन अपॉन चार्ज जो था वो आपका पोटेंशियल एनर्जी थी। ठीक है, मतलब वो पोटेंशियल था। अगर हम जो पोटेंशियल उसमें मल्टीप्लाई कर दे चार्ज का, तो वही आपकी क्या बन जाएगी, देखो समझो, V जो है उसमें मल्टीप्लाई कर दो Q का, तो ये आपका क्या बन जाएगा, वर्क नहीं बन जाएगा, और यही पोटेंशियल एनर्जी बनेगी। देखो यही चीज़ यहाँ पर की हुई है और लास्ट में देखो वही चीज़ पोटेंशियल एनर्जी बन गई। ठीक है, तो ये आप तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसमें कुछ बताने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिस्टम ऑफ उसके लिए क्या होगा, अगर सिस्टम ऑफ के लिए पूछा जाए, मतलब 3 से ज़्यादा है, तो वही पहले Q के ऊपर 1 की, पहले Q के ऊपर 2 की वजह से, फिर Q के ऊपर 3 की वजह से। समझ रहे हो ना, समझ में आई कि नहीं बात, ये Q1 और Q2। ठीक है, देखो अगर 3 सिस्टम ऑफ चार्जेस है तो सबकी वजह से अच्छा कितनी होगी, पहले तो Q1 Q2 आपस में खेल खेलेंगे, फिर Q1 Q3, फिर बचे कौन, देखो Q1 का पहले 2 के साथ हो गया, फिर 3 के साथ हो गया। ठीक है, अब बचा कौन आपका 2, तो Q का उसके साथ हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, अगर 1 को पहले देखो 1 और 2, ठीक है, 1 और 3 हो गया ना, अब 1 को हटा दो, अब बचा कौन आपका, बचा 2। ठीक है, तो 2 का 3 के साथ, ठीक हो गया। अब देखो 2 का उसके साथ तो पहले हो ही चुका था ना, क्या कहते हैं आपका 1 के साथ। ठीक है, अब लास्ट में 3 बचा, तो 3 का भी 2 के साथ अभी हमने देख लिया। तो मतलब समझ रहे हो ना, इसमें 6 नहीं चाहिए, 3 ही चाहिए। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन वहां कट जाता है जहां पर थोड़ा सा लॉजिक आप यूज करोगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं यहाँ पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा दिया, ठीक है, 3C2 करके 6 आ गया, ऐसा नहीं है, नॉर्मल सोचोगे समझ में आ जाएगा। ये सवाल आप अपने मन से सॉल्व करोगे। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड कैसी होगी ना, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। सिंगल चार्ज ये तो अभी हम लोग पढ़ ही चुके हैं ना। ऐसा सिंगल चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछे तो एक बार कुछ बातें हैं जो आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कोई पूछे तो 1.6 × 10⁻⁻19 जूल।
जिसको हम लोग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी कहते हैं, ठीक है, याद रखना। अब केस में पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज इन अ एक्सटर्नल फील्ड, तो 2 चार्ज की वजह से कितनी होगी, ठीक है, 2 चार्ज की वजह से आपकी वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट एक्सटर्नल फील्ड, ये आपकी इतनी वैल्यू होगी। वर्क डन ऑन Q2 अगेंस्ट टू द फील्ड ऑफ Q1 इतनी वैल्यू होगी। तो यहाँ पर लास्ट में ये वैल्यू आ जाएगी आपकी सॉल्व करके। इसमें तो कुछ भी नहीं था, टोटल वर्क डन कितना होगा, ठीक है। तो आप समझिए, 2 चार्ज की वजह से पूछा है, तो ये Q V1 और ये एनर्जी है, लास्ट में ये जो इन दोनों की वजह से आपस में जो होगी, बस सिंपल सी बात है। अब क्या इसमें आ गया आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, ठीक है। तो ये तो सब लोग जानते हैं, डाइपोल में टॉर्क कितना हम लोग पहले निकाल चुके हैं, P/E, ठीक है। उसी से हम जब इसका वो करेंगे, क्या कहते हैं आपका, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल सा बीच में जो एंगल बनेगा, यहाँ पर देखो एंगल जो बना हुआ है, उसको यूज़ करके सॉल्व करेंगे, तो आपकी ये वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मल सी, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। एक्सटर्नल टॉर्क यहाँ पर बना हुआ है, ये एंगल के हिसाब से बनाया हुआ है, तो P.E आपकी आ जाएगी। वहाँ पर भी कितना था, P×E था, देखो टॉर्क था P×E, और जब इसको हम सॉल्व करके जब निकालेंगे तो जो एनर्जी आएगी पोटेंशियल एनर्जी, वो P.E आएगी। यानी कि ये कैसी आएगी, क्योंकि एनर्जी आपकी वेक्टर क्वांटिटी नहीं होती है, ये तो उतनी चीज़ है। ये थोड़ा अलग फॉर्म में अगर उसको लिखना चाहो, उन्हीं को देखो 1900, देखो अब बता रही कैसे आया भाई। यहाँ पर जो है ये थीटा था, उसके हिसाब से वैल्यू चेंज होंगी, यहाँ पर A cos थीटा, और यहाँ पर जो वैल्यू चेंज होगी उस हिसाब से इन्होंने वहाँ पर वैल्यू के फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ऑफ कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ कंडक्टर्स, ये जाकर देखना हमें क्या होता है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर वर डिस्क्राइब ब्रीफली इन चैप्टर 1। हम लोगों ने बता दिया कंडक्टर्स होते हैं जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे मेटल्स वगैरह। नॉन कंडक्टर यानी कि इंसुलेटर्स वो होते हैं जिनके पास आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर फ्री आपके चार्ज नहीं होते, ठीक है। और सेमी कंडक्टर इन दोनों के बीच में आते हैं, जो 12th का लास्ट चैप्टर है। कंडक्टर्स कंटेन मोबाइल चार्जेस, ठीक है। इन मेटलिक कंडक्टर दीज चार्जेस कैरी इलेक्ट्रॉन इन मेटल द आउटर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पार्ट अवे फ्रॉम, ये सब हम लोग पढ़ चुके, ठीक है, पहले चैप्टर में। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री विद इन द मेटल बट नॉट फ्री इन लीव टू द मेटल, फ्री होते हैं मेटल के अंदर, लेकिन बाहर के लिए इनको एक्सटर्नल फील्ड चाहिए होती है, यानी कि बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट चाहिए होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फॉर्म अ काइंड ऑफ गैस, दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद आयंस, आयंस भी मूव करते हैं, ठीक है, सब चीज़ें तो पता ही हैं। अब देखना इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, ये देखो ये क्या चीज़ है ना, यहाँ से जो आपके पेपर में आने वाली चीज़ है, इनसाइड अ कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो, ठीक है। तो पढ़ा जाए इसको, क्या कहने का मतलब है, ठीक है। कंसीडर अ कंडक्टर न्यूट्रल और चार्ज, एक कंडक्टर हमने किया है कि कंसीडर अ कंडक्टर न्यूट्रल और चार्ज, ठीक है। कंसीडर करना हम कोई कंडक्टर को, ठीक है, न्यूट्रल भी हो सकता है और चार्ज भी हो सकता है। देयर में आल्सो एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, उसके आसपास जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है। इन द स्टैटिक सिचुएशन व्हेन देयर इज नो करंट इनसाइड और द सरफेस ऑफ द कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। जब तक कोई करंट नहीं है, ठीक है, मतलब जब तक कोई आपका जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाली चीज़ नहीं है, ठीक है, जब तक बाहरी करंट कोई नहीं है, जो आपका कंडक्टर है वो कैसा होगा, जीरो होगी उसकी फील्ड हर जगह, ठीक है। दिस फैक्ट कैन बी टेकन एज डिफिनिटली प्रॉपर्ली कंडक्टर, ठीक है। दिस फैक्ट कैन बी टेकन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी हो सकती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी जब तक आप करंट नहीं दोगे कंडक्टर को, ठीक है। अ कंडक्टर हैज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कंडक्टर बस फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो द फ्री चार्ज कैरियर विल एक्सपीरियंस फोर्स एंड ड्रिफ्ट, जब तक जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, जो आपके फ्री चार्ज कैरियर्स तो वो क्या करेंगे, एक फोर्स और ड्रिफ्ट जो मतलब चेंज होता रहता है वो एक्सपीरियंस करेंगे। इन द स्टैटिक सिचुएशन फ्री चार्ज हैव सो डिस्ट्रीब्यूटेड दिमसेल्व्स ना, हैव सो डिस्ट्रीब्यूटेड, अपने आप को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं आपसी, मतलब उसके अंदर रहते हैं। दैट एट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर ना, अच्छा समझ लो, सो डिस्ट्रीब्यूटेड दिमसेल्व्स दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द, अंदर जो होगा पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, क्यों, क्योंकि वो अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट ऐसे कर लेते हैं। अब देखो लॉजिक सिंपल सा है, 10 लोग हैं, 10 अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो कहो तो कुछ भी ना पा पाए, वैसी चीज़ यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन करते हैं जब तक उनको नहीं मिलता, क्या, जब तक उनको साथ नहीं मिलता किसका, बिजली का, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो होगी जीरो होगी इनसाइड द कंडक्टर, ठीक है। अब भाई मान लो 1000 चार्ज हैं और 1000 रैंडमली मोशन कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे, मतलब मान लो किसी एक डायरेक्शन में जाना है और किसी को डायरेक्शन ही नहीं पता, तो कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा, लास्ट में क्या होगा, कहो तो एक दूसरे से लड़ के खत्म हो जाए। तो यही होता है,
जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी स्पीड 10⁻6 किलोमीटर पर 6 किलोमीटर बता रहे 10⁻6 से आपकी कितनी हो जाएगी, हाँ 10⁻6 मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, इससे कुछ जाती है, मतलब जो लाइट की स्पीड है वैसी रहती है ना 10⁻6 7 तक, और लड़ लड़ के उसकी स्पीड धीमी होती रहती है, ये रहता है। अब लिखा है यहाँ पर एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। जो सरफेस है चार्ज कंडक्टर का तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो है मस्ट बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नॉर्मल होगी सरफेस की। अब ऐसा क्यों, ये भी देखो, ये भी इसमें लिखा हुआ है इफ ई वर नॉट नॉर्मल टू द सरफेस इट वुड हैव सम नॉन जीरो कंपोनेंट अलॉन्ग द सरफेस। अगर वो नॉर्मल नहीं होगी तो उसका जो कंपोनेंट आएगा, मान लो किसी एंगल में ऐसे में है ना, एक मिनट ये तो गलत है, ऐसे तो कुछ एंगल बनाएगी वो, तो उसका एक तो एंगल को तो उसके एंगल के साथ जाए एक एक ऐसे बना दे, तो उसका जो है देखो सरफेस के साथ जो उनका बनेगा, इसे मान लो सरफेस के साथ कोई टेंजेंट बनी तो वो नॉर्मल नहीं हो, वो क्या होगी, वो जीरो नहीं होगी, लेकिन नॉर्मल में हमेशा जीरो होना चाहिए। फ्री चार्जेस ऑन, एक मिनट, free charges on the surface of the conductor would then experience a force and move. In the static situation, therefore, E should have no tangential component. Thus, electrostatic field at that surface of a charged conductor must be normal to the surface at every point. For a conductor without any surface charge density, field is zero even at the surface. सी रिजल्ट 5, ठीक है। मतलब अगर इसमें क्या लिखा हुआ देखो, thus electrostatic field at surface of a charge conductor must be normal to the surface at every point. For a conductor without any surface charge density field is zero even at the surface. लेकिन हाँ अगर कोई सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, कुछ भी चार्ज नहीं है सरफेस पे, तब तो भाई ये किसके लिए कह रहे हैं, ये कह रहे हैं आपके किसके लिए, विदाउट एनी सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, भाई बहुत लोगों की सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं रहती कंडक्टर में, ठीक है। अब लिखा द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस चार्ज इन द स्टैटिक सिचुएशन। ठीक, ये तो नॉर्मल सी बात है, स्टैटिक सिचुएशन में कोई भी अंदर चार्ज नहीं रहता, ठीक है, इतना डिटेल्स में नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर एंड हैज़ द सेम वैल्यू एज इनसाइड और इट्स सरफेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों रहता है, पोटेंशियल जो है वो तो हर बॉडी का रहेगा ही, देखो इसमें लिखा भी हुआ है ना, ये आपको याद रखना है, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर वो इतनी होती वैल्यू, ये वैल्यू याद रख लेना, ये वैल्यू कितनी होती है, सिग्मा जो है वो सरफेस चार्ज डेंसिटी अपॉन आपका एप्सिलॉन नॉट है, ये वैल्यू आपको याद रखनी है, ठीक है। ये हम लोग गॉस लॉ लगा के निकाल भी सकते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है ये भी देख लो। बस देखो नॉर्मल सा तो वही है जो चार्ज की वजह से शील्डिंग होती है, लेकिन पढ़ लिया जाए। कंसीडर अ कंडक्टर विद अ कैविटी विद नो चार्ज इनसाइड द कैविटी। आ रिमार्केबल रिजल्ट इज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कैविटी इज जीरो ना। अब ये रिमार्केबल रिजल्ट है कि अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के होती है कैविटी यानी कि एक गड्ढा कर देना या फिर एक छेद कर देना, ठीक है, वहां पर जो आपकी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जीरो होगी, ठीक है। एक कंडक्टर की बात की जा रही, वॉट एवर बी द साइज एंड शेप ऑफ द कैविटी एंड वॉट एवर बी द चार्ज ऑन द कंडक्टर एंड द एक्सटर्नल फील्ड इन विच इट माइट बी प्लेस्ड, वी हैव प्रूव्ड अ सिंपल केस ऑफ दिस रिजल्ट ऑलरेडी। अरे भाई इसमें देखो क्या है, कैविटी के आसपास आपका बना दिया, क्या कहते हैं, कैविटी जो है उसके अंदर जो है उसके अंदर आपका बना दिया गॉसियन सरफेस। अब गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है, तो रिमार्केबल क्यों था, क्योंकि तब उन लोगों को पता नहीं था। अब अगर आप पहला चैप्टर पढ़ चुके हो यानी कि इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑन फील्ड, तो सभी को पता होगा जहां चार्ज नहीं वहां गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज नहीं, वहां पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, ठीक है, समझ में आई बात है, ठीक है। तो इसमें होगा कि मान लो अंदर चार्ज नहीं है लेकिन उसके बाहर चार्ज है, तो एक तरह की शील्ड बना दी, यानी कि एक तरह का कवच बना दिया उस खाली जगह में, समझ रहे हो ना बात, तो वही चीज़ है, ठीक है, समझ गए ना। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ स्फेरिकल सेल इज जीरो, ठीक, समझ में आई बात। द प्रूफ ऑफ द रिजल्ट ऑफ द सेल मेक्स यूज ऑफ द स्फेरिकल सिमेट्री ऑफ द सेल, चैप्टर 1 में हमने ये चीज़ देखी है। बट द वैनिशिंग ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द चार्ज फ्री कैविटी ऑफ अ कंडक्टर इज एज मेंशन्ड अबव अ वेरी जनरल रिजल्ट। देखो अब देखो वही बात कर दी, पहले कहा रिमार्केबल है, मतलब समझ लो रिमार्केबल का मतलब है कि बहुत अद्भुत चीज हो गई, बाद में क्या कर रहे हैं, एज मेंशन्ड अबव अ वेरी जनरल रिजल्ट। अब कह रहे हैं ये जनरल रिजल्ट है, मतलब समझो भाई जब तक तुमको नहीं पता है तब तक वो चीज बहुत बड़ी है, ठीक है। अब लेकिन हम लोग अगर पहला चैप्टर पढ़ के आए, जो बच्चा यहाँ सीधा है वो कह रहा है अंदर जीरो कैसे हो गई, लेकिन जो पहला चैप्टर पढ़ के आया वो क्या कहेगा, वो आपसे यही कहेगा कि यार ये तो नॉर्मल सी चीज है, जब कहीं चार्ज नहीं है अंदर तो वहां पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या हो गया, ये चीज समझ में आई, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये जीरो पूरा इसे फिगर बना हुआ है। अब इसमें क्या करें आपसे, डाई इलेक्ट्रिक्स और पोलराइजेशन, ठीक है। अब ये आपको देखना पड़ेगा, अभी ये कितना रह गया होगा वो चैप्टर,
अब देखो डाइलेक्ट्रिक और जो पोलराइजर आ गया, हम सोच रहे हैं इसे लेक्चर बड़ा भी हो चुका है, तो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजर जो है उसको हम लोग अगले लेक्चर से चालू करते हैं, क्योंकि आपने आज काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं जिसको आप घर जाके रिकॉल भी कर सकते हो ना। ये बात है कि नहीं, घर जाके आप इसको रिकॉल भी करोगे। और उसके बाद देखो डाइलेक्ट्रिक पोलराइजर तो फिर भी आसान चीज़ है, ठीक है। उसके बाद जो आएगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे, जिसको हम लोग कहेंगे कैपेसिटेंस, और कैपेसिटेंस मेनली वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो वो आप लोगों को अच्छे से कल ही समझ में आएगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको कल फिर से आना है इस लेक्चर में, ठीक है। आज जिसको जिसको लेक्चर अच्छा लगा हो उसको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके जाना, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और आप बताना अगर कहीं कुछ कमी रह गई तो आपको बताना। वैसे मैंने अपनी तरफ से 100% दिया है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो छुड़वाई हो, ठीक है। जो चीज़ आसान है उसको भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। देखो कोई भी चीज़ उसमें हर चीज़ तो ऐसी नहीं होती जो पढ़ने वाली हो। हम लोग तो कोई एकदम देखो इसका जो है क्या कहते हैं एकदम बेस्ट तो बनना नहीं इस चीज़ के, ठीक है। हाँ लेकिन इतनी चीज़ें पढ़ लेना कि एग्जाम में नंबर 90 के ऊपर आए, ठीक है। और आपकी नॉलेज इतनी हो जाए कि कोई पूछे कि तुमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो आप कहोगे हाँ अच्छे से पढ़ा है, कुछ भी पूछो, ऐसी नॉलेज होनी चाहिए। तो मैंने उस हिसाब से आपको पढ़ाया है। अब आपको करना है कि अगर अच्छा लगा हो लेक्चर तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, इस लेक्चर को लाइक करें अगर अच्छा लगा हो। और कल के लिए वापसी फिर आना, क्योंकि कल हम इसका सेकंड पार्ट डालेंगे और 2 पार्ट्स में चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पढ़ाई करते रहना, उसके बाद इसकी सीरीज आगे चलती रहेगी, तो मिस मत भी करना एक भी लेक्चर, ठीक है। अब क्योंकि एग्जाम भी आने वाले हैं, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।